हेलो फ्रेंड्स, एसक्यूएल सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में मैं आपको एसक्यूएल डेटा टाइप्स और एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें नहीं देखा है तो उस पर मैंने ये प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार आप इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए एसक्यूएल डेटा टाइप्स क्या करते हैं। एसक्यूएल डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम। इसका मतलब है कि जो कॉलम आप अपनी टेबल में बना रहे हो उसमें किस टाइप की वैल्यू जाना चाहिए वो डिसाइड करते हैं आपके डेटा टाइप। तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक टेबल का, उसके अंदर मैंने इंट डेटा टाइप का यूज करा था। तो अगर आप कोई ऐसा कॉलम बना रहे हैं जिसमें केवल इंटीजर वैल्यू यानी होल नंबर्स ही जाना चाहिए, तब आपको उस कॉलम का डेटा टाइप इंट सेट करना होता है। जैसे कि आईडी के लिए हम ज्यादातर इंट यूज करते हैं, या फिर हो गया हमारा रोल नंबर। ठीक है, इस तरीके के जो कॉलम्स होते हैं जिनमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू वो भी इंटीजर टाइप की ही जानी चाहिए, तब आप इंट टाइप के डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो ये डेटा टाइप क्या करता है, आपके कॉलम को मेमोरी में एक साइज भी एलोकेट करता है। अब देखिए अगर आप लार्ज इंटीजर डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में आप इंट की जगह बिग इंट का यूज कर सकते हैं। काम दोनों का एक ही है, बट यहाँ पर बात करते हैं हम साइज की। जब आप किसी कॉलम के लिए डेटा टाइप सेट करते हैं ना, तो वो टाइप के साथ साथ उसे मेमोरी में भी क्रिएट करता है। तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर मेमोरी हो गई। तो यहाँ पर जो ये आईडी है ना, अगर आपने इसके लिए इंट यूज करा है तो इस आईडी वाले कॉलम को मेमोरी में एक साइज एलोकेट होगी। ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी है। अब ये जो साइज होती है ना, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इंट की। लेकिन अगर आपको इस वैल्यू से ज्यादा बड़ा डाटा स्टोर करना है तो उस केस में आप बिग इंट का यूज कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है। अब ऐसे अगर आप कोई ऐसा कॉलम बना रहे हैं जिसके अंदर आपको डेसिमल वैल्यूज स्टोर करनी हो, उस केस में आप अपने कॉलम का या फील्ड का जो डेटा टाइप सेट करेंगे ना, वो करेंगे फ्लोट। अब यहाँ पर अगेन फ्लोट की एक साइज होती है, ये साइज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब अगर आपको कोई ऐसा डाटा स्टोर करना है जिसकी साइज लार्ज है तो उस केस में फिर आप डबल का यूज कर सकते हैं। काम इसका भी वही है, देखो यहाँ पर लिखा है फ्लोटिंग पॉइंट। आप इससे भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। बट साइज की बात करें तो फ्लोट से डबल की साइज थोड़ी ज्यादा होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी साइज वगैरह में डिटेल में जाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता आप बोर होए और वीडियो यहाँ पर छोड़ के चले जाएं, इसलिए मैं आपको सिर्फ इनका यूज बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ऐसे डबल की जगह आप चाहो तो एक डेसिमल भी यूज कर सकते हो। इससे एक बेनिफिट होता है जो मैं आपको आगे समझा दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। ये डेटा टाइप भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है कैर, CHAR, और ब्रैकेट में आपको नंबर बताना होता है। बट इसकी जगह हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वर्केर। आपने देखा होगा, और अभी आगे मैं बहुत सारी टेबल बनाने वाला हूँ जिसमें मैंने वर्केर का यूज करा है। काम दोनों का एक ही है, कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करवाना। अब स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला देते हैं और एक साथ पास करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर हाई लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। अगर केवल मैं H पास करूं तो ये कैरेक्टर है, लेकिन अगर मैं कैरेक्टर्स को मिलाकर पास करूं तो ये स्ट्रिंग कहलाएगी। तो अगर आप कोई नेम नाम का जैसे कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो CHAR और ब्रैकेट में आप साइज भी डिसाइड कर सकते हैं, यानी ये वाला डेटा टाइप भी सेट कर सकते हैं। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि जब आप कैर यूज करते हैं तो मेमोरी में पूरा ब्लॉक बन जाता है। जैसे मान लो 5 ब्लॉक्स बन गए, आप इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब मान लो जब आप अपनी टेबल में नेम स्टोर कर रहे हो उस समय आपने केवल 2 कैरेक्टर्स का ही कोई नेम पास करा या 3 कैरेक्टर्स का कोई नेम पास करा, जैसे राज। तो ये क्या करता है, ये शुरुआत में ही पूरी मेमोरी क्रिएट कर देता है। अब इससे क्या होता है, मेमोरी बेस्ट चली जाती है। केयर की जगह सबसे ज्यादा यूज किया था वर्केर। इसके पीछे रीजन यही है। अब जैसे मान लो आपने वर्केर नेम की साइज बता दी, यहाँ पर लिखा आपने डेटा टाइप और यहाँ पर आपने 50 लिख दिया। लेकिन जब आप नेम पास कर रहे हैं उस समय आपने कोई शॉर्ट नेम पास करा, ओके, तो ये उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा कंप्यूटर के अंदर जितनी बड़ी स्ट्रिंग आपने पास करी होगी। ये एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट नहीं करता है। इसलिए आप देखना ज्यादातर एग्जांपल्स में वर्केर का ही यूज किया जाता है। काम दोनों का एक ही है, कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग को स्टोर करवाने का। ओके, इसके बाद जो डेटा टाइप आता है वो है डेट। अब अगर आप कोई ऐसा कॉलम बना रहे हैं अपनी टेबल में जिसमें आपको डेट वगैरह स्टोर करवानी है तो फिर आप डेट टाइप का जो डेटा टाइप है ना वो ले सकते हैं। ऐसे आप टाइम वाला डेटा टाइप ले सकते हैं अगर आपको टाइम वगैरह स्टोर करवाना है। एम्प्लॉय टेबल में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। इसके बाद डेट एंड टाइम अगर आपको एक साथ स्टोर करवाना है तो ये वाला डेटा टाइप है। बूलियन एक डेटा टाइप है। अगर आप कोई ऐसा कॉलम बना रहे हैं जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही जानी चाहिए, यानी 0 या 1 जाना चाहिए,
तब आप इस तरीके का डेटा टाइप ले सकते हैं। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल देने वाला हूं, तो टेंशन मत लो। इसके बाद देखिए एक बल्ब डाटा टाइप होता है जो कि बाइनरी डेटा को स्टोर करने, जैसे इमेज फाइल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज में लाया जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स और भी कई तरीके के डेटा टाइप होते हैं एसक्यूएल के अंदर, बट जो सबसे ज्यादा डेटा टाइप यूज किए जाते हैं ना, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल को क्रिएट करने का कमांड लिखा हुआ है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि टेबल को कैसे बनाया जाता है। तो टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल, उसके बाद जिस भी नाम से टेबल बना रहे हैं उसका नाम। तो इस एग्जांपल में मैं जो टेबल बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स। अब देखिए इसके अंदर जो ये सभी हैं, ये है हमारे कॉलम्स। पैरेंथेसिस स्टार्ट करने के बाद आप इसे ब्रैकेट भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने कॉलम के नाम देने पड़ते हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे कॉलम। कॉलम के बाद आता है उनका डेटा टाइप, कि उसमें किस तरीके का डेटा जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने जो अलग कलर चेंज करके लिखा हुआ है ना, वो इसीलिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपको डेटा टाइप अलग से दिखा पाऊं। तो एम्प्लॉय आईडी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है फुल नेम। तो मैंने आपको बताया ना, नेम वाले कॉलम के लिए आपको वर्क केयर लेना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्क केयर लिया हुआ और उसकी साइज मैंने बता दी 50 कैरेक्टर्स का आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंस्ट्रेंट्स का यूज किया हुआ है, जैसे प्राइमरी की, नोट नल और भी होते हैं, और वो सभी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा इसी क्लास के अंदर। तो अभी आप फिलहाल इन पर ध्यान मत दो। इसके बाद देखिए एज के लिए मैंने एज वाला कॉलम है ना, उसके लिए अगेन इंट लिया है, क्योंकि नंबर्स का काम है, नंबर स्टोर कराएंगे, होल नंबर होता है एज। इसके बाद आएगा हमारा जेंडर। अब जेंडर के लिए देखो मैंने CHAR ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी साइज 1 बता दी। तो जब मैं डेटा एंटर करूंगा उस समय में जेंडर के लिए या तो M एंटर करूंगा या फिर F एंटर करूंगा, इसलिए मैंने साइज 1 बता दी। एक कैरेक्टर है ना सिंगल, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर इसका यूज भी करके दिखा दिया। वर्क केयर भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए अगेन मैंने वर्क केयर ले लिया और साइज 10 बता दी। ईमेल के लिए वर्क केयर ले रखा है। और यहाँ पर देखो सैलरी के लिए मैंने देखो डेसिमल ले रखा है, ये डेटा टाइप भी यूज कर लिया। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में 10,2 इसलिए लिखा कि 10 डिजिट तक तो सैलरी है, उसके बाद डेसिमल में जो वैल्यू आए वो 2 डिजिट तक की हो। तो ऐसा आप बता सकते हैं अगर आप डेसिमल टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है ज्वाइनिंग डेट। तो इसके लिए डेट टाइप का मैंने डेटा टाइप यूज कर लिया, क्योंकि डेट ही जाएगी ज्वाइनिंग डेट में। और लॉगिन टाइम के लिए टाइम डेटा टाइप हो गया, क्योंकि इसमें हमें टाइम एंटर करना होगा जब हम टेबल में डेटा एंटर करेंगे। लास्ट लॉगिन के लिए मैंने डेट एंड टाइम दोनों ले लिया, ताकि इसमें डेट भी पता लग जाए और टाइम भी चला जाए। इस एक्टिव के अंदर मैंने एक कॉलम बनाया इज एक्टिव, इसका मैंने डेटा टाइप बूलियन लिख लिया। अगर वो एम्प्लॉय एक्टिव है तो 1 जाएगा, नहीं तो 0 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेबल कमांड खत्म हुआ। तो चलो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपना एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है। प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा सब कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लिया ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले उस डेटाबेस को सेलेक्ट करूंगा जिसके अंदर ये टेबल क्रिएट करनी है। तो उसका कमांड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यूज लिखना है, उसके बाद आपको उस डेटाबेस का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर कंपनी नाम का एक डेटाबेस है मेरे पास, तो इसे मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मुझे टेबल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये टेबल क्रिएट करूंगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक एरर बता रहा है ये, तो वो इसलिए बता रहा है कि यहाँ पर एक कोमा लगा हुआ है गलती से। तो जब लास्ट कॉलम का नाम हम देते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद हमें कोमा नहीं लगाना होता। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेबल क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ऐसे 2 बार डैश लगाकर कुछ भी एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, फिर एरर नहीं आएगी। एक्चुअल में एक कमेंट लगा रखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए। अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर यहाँ पर एरर आएगी। इसका मतलब हमें शो करना पड़ेगा कि कमांड का पार्ट है या नहीं। तो यहाँ पर कमेंट लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे लगाकर आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं अपने कमांड के अंदर। तो अभी जो हमने टेबल बनाई है उसे देखने का तरीका क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, अब मैं इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब मैं इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर पूरा दिखाई देने लगा है जो अभी हमने बनाया है। डेटा भी हमने इंसर्ट नहीं करा, अभी करते हैं हम डेटा इंसर्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने टाइम को बचाने के लिए अपना एक कमांड पूरा कॉपी करके पेस्ट कर लिया। इसके अंदर मैं देखिए 10 रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाला हूँ इस टेबल के अंदर जो भी हमने बनाई है, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम की। तो टेबल में डेटा इंसर्ट करने का कमांड वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, पर फिर भी एक बार और देख लो। इंसर्ट इनटू लिखना होता है सबसे पहले आपको, फिर टेबल का नाम बताना होता है, फिर आपको पैरेंथेसिस स्टार्ट करना होता है, इसे आप ब्रैकेट भी कह सकते हैं। उसके बाद अपनी टेबल के सारे कॉलम्स लाइन बाय लाइन लिख दो, सीक्वेंस में लिखना एकदम। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना एक बार, फिर लिखना होता है वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ आपको एंटर करनी है टेबल के अंदर। फिर पहला ब्रैकेट स्टार्ट करना है पहले रिकॉर्ड के लिए,
तो यहाँ पर मैंने इन कॉलम्स के हिसाब से पहला रिकॉर्ड एंटर कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जो पहले रिकॉर्ड का ब्रैकेट था। फिर मैंने कॉमा लगा दिया ताकि मैं दूसरा रिकॉर्ड एंटर कर पाऊँ। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करा और पूरा दूसरा रिकॉर्ड लिख दिया, फिर कॉमा लगाया। ऐसे करके मैंने पूरे 10 रिकॉर्ड लिख दिए। जब लास्ट रिकॉर्ड लिखा जाता है तब लास्ट में कॉमा नहीं आता नीचे और क्वेरी को क्लोज करा जाता है सेमीकोलन लगाकर। तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाकर क्वेरी क्लोज कर दी है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैंने देखिए एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करा तो जो डेटा है ना वो टेबल के अंदर जा चुका है। तो देखने के लिए कमांड क्या है हमारा, यही कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। टेबल के अंदर जो डेटा है ना वो इंसर्ट हो चुका है। इस टेबल का हम आगे चल के यूज करेंगे। अब यहाँ पर एसक्यूएल का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स अप्लाइड टू द कॉलम इन अ टेबल टू कंट्रोल द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड। जो डेटा टेबल में स्टोर होने वाला है किसी कॉलम के अंदर, उस पर आप एक प्रतिबंध लगा सकते हो। तो किसी कॉलम पर कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने का हमें एक बेनिफिट मिलता है, उससे डेटा की एक्यूरेसी होती है। तो अभी मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो आपको एकदम कंस्ट्रेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट है वो है नॉट नल, उसके बाद आता है यूनिक, फिर है प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट। ये हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स है एसक्यूएल के। तो एक एक करके समझाता हूं मैं आपको सभी कंस्ट्रेंट्स। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट्स है नॉट नल कंस्ट्रेंट्स। अब नाम से देखो पता लग रहा है दिस कंस्ट्रेंट्स मेक श्योर अ कॉलम कैन नॉट हैव एम्प्टी, मतलब नल वैल्यू। अगर आप किसी कॉलम के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं जैसा कि हम कर रहे थे अभी तक, तो उस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। तो इस तरह का काम जब रिक्वायरमेंट होती है तब किया जाता है कि हम चाहते हैं कि किसी कॉलम में नल वैल्यू ना जाए तो उस कॉलम के लिए हम नॉट नल कंस्ट्रेंट्स को सेट कर देते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बना रखा है कि जब आप एक स्टूडेंट्स रिकॉर्ड नाम की टेबल बना रहे हो उस समय रोल नंबर के लिए तो आपने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा दिया, लेकिन फुल नेम के लिए आपने यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया। इस बार आप कंस्ट्रेंट पर ध्यान देना, डेटा टाइप ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब नॉट नल कंस्ट्रेंट करेगा क्या, जब आप इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे उस समय अगर आप फुल नेम को खाली छोड़ते हैं, मतलब नेम एंटर नहीं करते हैं, तो एरर आएगी। अगर नेम एंटर करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी। तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि आप फुल नेम के अंदर नल वैल्यू पास नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वही कमांड कॉपी करके पेस्ट कर दिया टेबल क्रिएट करने का। और आपको ध्यान क्या रखना है कि फुल नेम के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट सेट किया हुआ है, बट ये टेबल जो है सबसे पहले किस डेटाबेस में क्रिएट हो वो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक नया डेटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी नाम के डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम एक स्कूल नाम का डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बनाने का कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम स्कूल, और इसे मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, बट अभी हमें इस डेटाबेस को सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा डेटाबेस ओपन है, कंपनी नाम का। तो उसका कमांड क्या है, डेटाबेस को सेलेक्ट करने का, यूज और डेटाबेस का नाम। अब हमारा ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा हमारे लिए, हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं इस टेबल को इस डेटाबेस में क्रिएट कर दूंगा। सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो टेबल क्रिएट हो चुकी है। देखने के लिए कमांड हमारा वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वैसे तो बन चुकी है पर फिर भी देख लो। अब इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर इस टेबल के अंदर मैं एक वैलिड डाटा एंटर करता हूँ, जो कि ये है, देखो एक वैलिड डाटा है यहाँ पर, इसे मैं एंटर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने रोल नंबर भी बता दिया, नेम भी बता दिया और क्लास भी बता दी, कुछ भी मैंने नल नहीं रखा है। इसे सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, डेटा जा चुका है। एक बार दिखा भी देता हूँ इस कमांड को चला के, ठीक है। देखो फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर हो गया है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक रिकॉर्ड एंटर करा है, इसे ध्यान से समझना। इसमें मैंने रोल नंबर एंटर करा है, नाम एंटर करा है और क्लास को नल रखा है। और इस क्वेरी को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि आप टेबल में ध्यान से समझना, क्लास के लिए जो कंस्ट्रेंट है वो नॉट नल सेट नहीं किया गया। इसका मतलब क्लास में तो नल वैल्यू जा सकती है, तो रिकॉर्ड एंटर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया है। अब आप टेबल देखो, सेलेक्ट करता हूँ मैं टेबल को और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लास के अंदर नल जा चुका है। इसका मतलब ये कि अगर कॉलम के लिए नॉट नल सेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नॉट नल सेट है तो एरर आएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्ड और एंटर करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक रिकॉर्ड और एंटर करके दिखा रहा हूँ, बट इस बार जो नेम है ना वो नल छोड़ रहा हूँ मैं, और बाकी क्लास को मैंने नल नहीं रखा है। लेकिन ऐसा करने पर एरर आएगी, क्योंकि हमने नेम वाले कॉलम के लिए कंस्ट्रेंट सेट करा हुआ है। तो सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एरर भी आ रही है और डेटा टेबल में गया ही नहीं है। सेलेक्ट करता हूं मैं इस कमांड को और आपको दिखाता हूं एग्जीक्यूट करके। देखो टेबल में कोई डेटा नहीं गया है, यानी तीसरे नंबर का रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ। तो समझ में आया आपको, किसी कॉलम के लिए अगर आपने नॉट नल सेट कर रखा है तो उसमें आप नल वैल्यू पास नहीं कर सकते। तो ये हुआ हमारा नॉट नल कंस्ट्रेंट। अब देखिए नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो है यूनिक।
देखिए ये जो कंस्ट्रेंट है ना, अगर आपने इसका यूज करा है किसी कॉलम के लिए तो आप उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि किसी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ना हो तो आप यूनिक कांस्टेंट का यूज कर सकते हो। कैसे, चलो प्रैक्टिकल से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बना रखी यूजर नाम की और उसमें मैंने यूजर आईडी प्राइमरी की कांस्टेंट सेट कर रखा है और यूजर नेम देखिए इसको मैंने नॉट नल और यूनिक दोनों सेट कर रखा है। मतलब आप इसमें नल वैल्यू भी पास नहीं कर पाओगे यूजर नेम में और यूनिक, उसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू ही जाएगी, डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर पाओगे। ईमेल के लिए मैंने ओनली यूनिक कंस्टेंट सेट कर रखा है, यानी डुप्लीकेट ईमेल भी नहीं जा पाएगा ईमेल वाले कॉलम के अंदर। और पासवर्ड के लिए ओनली मैंने नॉट नल कंस्टेंट सेट कर रखा है। तो इस टेबल को पहले क्रिएट करते हैं। तो इस टेबल को मैं कंपनी वाले डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर लेता हूं। तो पहले यूज करके उस डेटाबेस को सेलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पर मैंने कमांड टाइप करा, इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो मेरा कंपनी नाम का डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं ये वाली टेबल इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर देता हूँ। तो यूज़र वाली टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करता हूँ पहले और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो टेबल क्रिएट हो चुकी है। देखने के लिए कमांड वही लगा देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो देखिए इस वाली टेबल के अंदर मैं एक एक करके 2 रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। तो पहले मैं एक रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, ये वाला, इसे मैंने सेलेक्ट करा और एंटर कर दिया। ठीक है, आपको मैंने इंसर्ट इनटू कमांड का यूज तो बता ही दिया, कैसे टेबल में आप डेटा इंसर्ट करेंगे। मैंने सारे कॉलम लिख दिए यहाँ पर और यहाँ पर ही वैल्यूज लिख दिए। एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है, दिखा भी देता हूँ मैं आपको सेलेक्ट करके, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ये दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो ये दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर हो गया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड एंटर करूंगा जिसके अंदर मैं डुप्लीकेट वैल्यू जानबूझ के डालूंगा और आपको बताऊंगा कि एरर आती है। अब यहाँ पर आप देखो मैंने एक बार और इंसर्ट इनटू कमांड चलाया और एक रिकॉर्ड और एंटर करना चाहे। आईडी तो मैंने यूनिक कर दी बट मैंने नाम देखिए यूनिक नहीं रखा। ऑलरेडी मैं रोहित_123 ये वाला यूजर आईडी एंटर कर चुका हूँ ना, लेकिन मैं दोबारा से एंटर कर रहा हूँ। ओके, तो इसकी वजह से एरर आएगी। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर एक बार मैं देखिए इस क्वेरी विंडो को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको एरर दिखा पाऊँ। राइट क्लिक करता हूँ मैं इसमें और क्लियर पर क्लिक करता हूँ। अब इसे सेलेक्ट तो कर ही रखा है, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो एरर आ चुकी डुप्लीकेट एंट्री की। तो अगर आप इस रिकॉर्ड को एंटर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक यूनिक नाम एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट है वो है प्राइमरी की कांस्टेंट। इसे मैं ऑलरेडी कई बार आपको यूज करके दिखा चुका हूँ टेबल के साथ। अभी जो प्राइमरी की कांस्टेंट है ना, अगर आप इसे किसी भी कॉलम बनाते समय यूज करते हैं तो उस कॉलम के अंदर आप केवल यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट कर पाएंगे और साथ ही उस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यू भी स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, नॉट नल की भी और यूनिक कांस्टेंट की भी। अगर आप किसी कॉलम के लिए प्राइमरी की सेट कर देते ना तो फिर आपको इन दोनों चीजों को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट नल और यूनिक को। ये फैसिलिटी आपको अपने आप मिल जाएगी। अब देखिए इसका एक रूल है जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं उसके अंदर आप केवल एक ही कॉलम को प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तब या तो आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं या फिर आप रोल नंबर को बना सकते हैं। आप 2 कॉलम को एक साथ प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो ये इसका एक रूल है जो कि आपको याद रखना है। बाकी तो देखिए इसका प्रैक्टिकल बड़ा सिंपल है। आप टेबल बनाना, उसके अंदर एक प्राइमरी की सेट कर देना किसी कॉलम को और उस कॉलम के अंदर अगर आप नल वैल्यू पास करेंगे तो भी एरर आएगी और अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू पास करेंगे तो भी एरर आएगी, क्योंकि ये नॉट नल और यूनिक दोनों कांस्टेंट को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट नॉट नल और यूनिक होता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट है वो है फॉरेन की कांस्टेंट और बहुत यूजफुल है। देखिए नाम से पता लग रहा है फॉरेन, मतलब इसे हम बाहर से एक्सेस करते हैं। कैसे, वो चीज आपको प्रैक्टिकल से समझ में आएगी। अब फॉरेन की क्रिएट अ लिंक बिटवीन 2 टेबल्स, आप 2 टेबल के बीच में एक लिंक क्रिएट कर सकते हो। चलो मैं समझाता हूँ। अब जैसे मान लो आपके पास एक ही डेटाबेस के अंदर 2 टेबल है, एक है डिपार्टमेंट्स और एक है एम्प्लॉइज। अब आप क्या कर सकते हो, फॉरेन की हेल्प से आप जो चाइल्ड टेबल है ना उसके अंदर मेन टेबल के किसी भी एक कॉलम को ऐसे फॉरेन की यूज कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट आईडी आप ध्यान से समझना, इस मेन टेबल की इसके अंदर यूज हो रही है, ठीक है, बट इसको यहाँ पर यूज करने के लिए फॉरेन की बनानी पड़ती है हमें। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, ये दोनों टेबल्स आपस में कनेक्ट हो जाती है। जब हम इस टेबल में एंट्री करेंगे, जैसे इस वाली टेबल में हम एंट्री करेंगे और अगर डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं करेगी तो एरर आ जाएगी। तो फॉरेन की हेल्प से हम दोनों टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम डेटा एंटर करेंगे उस समय पर अगर डेटा मैच नहीं करेगा मेन टेबल से तो उसकी चाइल्ड टेबल में डेटा एंटर नहीं होएगा। तो इस बात को मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो हम डेटाबेस को यूज कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड डेटाबेस है तो कंपनी में टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज कमांड लिखा और
डेटाबेस का नाम लिख दिया, एग्जीक्यूट करता हूँ तो कंपनी वाला डेटाबेस एक्टिव हो गया है। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट, कौन सी, डिपार्टमेंट्स नाम की। ध्यान से समझना, डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर 2 कॉलम बना रहा हूँ, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। और मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए टेबल क्रिएट होगी है। हम फटाफट से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस कमांड को सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो अभी हमने ये जो टेबल बनाई है ना, ये मेन टेबल है, आप इसे क्या मानना, मेन टेबल। अब क्या करते हैं, हम इस टेबल के लिए एक चाइल्ड टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आपको पूरा कमांड दिखाई देगा। तो मैंने क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज नाम की एक टेबल और बनाई है, वो डिपार्टमेंट नाम की, एम्प्लॉय नाम की। देखिए जो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम कॉलम है ना, वो इसी टेबल के लिए है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम और बनाया है, बट इस कॉलम को मैं फॉरेन की हेल्प से लिंक कर दूंगा अपनी इस मेन टेबल के साथ, क्योंकि इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी है और इसमें भी मैं डिपार्टमेंट आईडी बना रहा हूं। तो मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा टेबल को फॉरेन की हेल्प से। तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम लिंक हो जाएगा। तो जब मैं इस वाली टेबल के अंदर डेटा एंटर करूंगा ना, उस समय अगर डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं करी मेन टेबल के साथ तो एरर आएगी, क्योंकि मैंने इस लाइन से फॉरेन की को सेट करा हुआ है। तो फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं किसी दूसरी टेबल के अंदर, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, सबसे पहले लिखना है फॉरेन की, फिर आपको अपनी चाइल्ड टेबल के कॉलम का नाम देना है जिसे आप फॉरेन की के साथ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया। फिर देखो लिखना है रेफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमें उस मेन टेबल का नाम देना है, क्या है मेन टेबल का नाम, डिपार्टमेंट्स, और उसके उस कॉलम का नाम जिसे हम इसके अंदर एज ए फॉरेन की यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है ना, इसके अंदर भी देखो ये रहा यहाँ पर। कुल मिला के जब आप 2 टेबल बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर एक कॉलम ऐसा होना चाहिए दोनों टेबल के अंदर जो सेम हो। अब क्या हुआ है, तो इन दोनों टेबल के डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम आपस में कनेक्ट हो गए। इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा। तो पहले तो इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यानी इस क्वेरी को चला लेते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट हो गई है। अब आपको समझ में कब आएगा, जब मैं डेटा एंटर करूंगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट्स वाली टेबल के अंदर डेटा को एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों कॉलम लिख दिए, वैल्यूज करके मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर कर रखा है। आप कोमा लगाकर लाइन बाय लाइन लिखो या एक लाइन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक लाइन में 3 रिकॉर्ड एंटर करें और ये तरीका मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड और तीसरा रिकॉर्ड, मतलब 3 रिकॉर्ड एंटर कर दिए मैंने। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ये रिकॉर्ड्स टेबल में गए, दिखाता हूँ मैं आपको सेलेक्ट करके। ये रहा कमांड हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं। पहले मैंने रिकॉर्ड एंटर कर ली मेन टेबल में। अब आप क्या करना है, इस वाले रिकॉर्ड पर ध्यान देना। जब मैं रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूं तो एम्प्लॉय आईडी मैंने 101 डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय का नाम मैंने रवि शर्मा रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट आईडी मैंने 5 कर दी। तो डिपार्टमेंट आईडी 5 करने की वजह से रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस रिकॉर्ड को एंटर होने के लिए डिपार्टमेंट आईडी मैच करनी चाहिए मेन टेबल से, क्योंकि मैंने एम्प्लॉयज वाली टेबल के अंदर इस डिपार्टमेंट आईडी को एज ए मैंने फॉरेन की यूज कर रखा है। तो डिपार्टमेंट्स वाली टेबल में 3 रिकॉर्ड है, ये रे 1 2 3, और 1 2 3 क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर या तो 1 रख सकता हूँ या 2 रख सकता हूँ या 3 रख सकता हूँ। अगर इसके अलावा कुछ और रखूंगा तो एरर आएगी। डिपार्टमेंट आईडी मैच करनी चाहिए, अगर मैच करती है तो रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा, अन्यथा रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो एरर आ रही है, वही आ रही है डिपार्टमेंट आईडी की, डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं कर रही है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँ, या तो मैं यहाँ पर 1 कर दूं या 2 कर दूं या 3 कर दूं, क्योंकि ये तीनों आईडी हमारी मेन टेबल में। अब मैं देखो 1 करके दिखाता हूँ आपको, तो इस टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं अगर आपको सेलेक्ट करके दिखाऊं, कमांड कहाँ है हमारा, ये वाला, कॉपी करता हूँ, इसे नीचे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, और टेबल का नाम एम्प्लॉइज कर देता हूँ बस। तो डेटा देखो इसमें इंसर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो सेम एग्जांपल है ना, आप एक स्कूल डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं। कैसे? आप 2 टेबल क्रिएट कर लो, एक स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली, एक फी डिटेल वाली। तो आप फी वाली टेबल में क्या करना, स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की बना देना। तो जब आप फी की एंट्री करोगे तो उस समय गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। स्टूडेंट की आईडी मैच करेगी तभी आप फी की एंट्री कर पाओगे अपनी फी वाली टेबल के अंदर। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक एग्जांपल ये भी क्रिएट कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी मेन टेबल के लिए चाइल्ड टेबल बनाते हो तो उसमें गलती होने के चांस नहीं रहते, डाटा बिल्कुल एक्यूरेट जाता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा वो है चेक। The check constraint is used to limit the value that can be entered into a column. It ensures that the data meets a specified condition. इस बात को देखिए मैं आपको टेबल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सेल्स ऑर्डर्स नाम की टेबल बना रखी है। इसके अंदर 3 कॉलम है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। ऑर्डर आईडी के लिए प्राइमरी की कांस्टेंट सेट किया हुआ है, प्रोडक्ट नेम के लिए कोई कांस्टेंट सेट नहीं करा मैंने, लेकिन क्वांटिटी के लिए देखिए यहाँ पर चेक कांस्टेंट को सेट करा हुआ है। अब अगर आप चेक कांस्टेंट के साथ कोई कंडीशन बनाकर लगा देते हैं, कब? जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं,
तो ये चेक कांस्टेंट क्या करेगा, इस कंडीशन के मैच होने पर ही डेटा इस कॉलम में जाने देगा, अन्यथा एरर आएगी। तो कंडीशन क्या बनाई है यहाँ पर कि जब डेटा एंटर किया जा रहा है उस समय क्वांटिटी हमेशा 5 से लेस देन होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी 5 से लेस देन नहीं हुई तो जब डेटा एंटर किया जाएगा उस समय एरर आएगी, लेकिन अगर क्वांटिटी 5 से लेस देन है तो कोई एरर नहीं आएगी, डेटा सक्सेसफुली टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो चलो मैं इस बात को प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। अब मैं इस टेबल को क्रिएट करूँ उससे पहले मैं डाटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूज कंपनी और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो हमारा कंपनी नाम का डेटाबेस एक्टिव हो चुका है। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए ये जो रिकॉर्ड है ना, मैं इस टेबल के अंदर इंसर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, ये तीनों कॉलम लिख दिए। यहाँ पर वैल्यूज मैंने बता दी। 1 नंबर की ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, ब्लूटूथ स्पीकर प्रोडक्ट नेम हो गया, और 3 क्या हो गई, क्वांटिटी। अब जैसे ही मैं ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो क्वांटिटी चेक करी जाएगी कि क्या क्वांटिटी 5 से लेस देन है। तो जो मैं एंटर कर रहा हूँ वो 3 है और ये 5 से लेस देन है, तो इसको एंटर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये सक्सेसफुली रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो ये रिकॉर्ड टेबल के अंदर स्टोर हो चुका है। मैं अब आपको सेलेक्ट कमांड चलाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कमांड सेलेक्ट करा और एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वांटिटी लेस देन थी। अब मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी को ज्यादा करके एंटर करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एरर आएगी क्योंकि हमने चेक कांस्टेंट लगा रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रिकॉर्ड और एंटर करने के लिए क्वेरी लिख दी है, लेकिन आप यहाँ नोटिस करना यहाँ पर ऑर्डर आईडी मैंने 5 कर दी है और कंडीशन मैच नहीं हो रही क्योंकि 5 से लेस देन होना चाहिए। 5 से लेस देन नहीं होता। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक एरर आ चुकी है और ये जो एरर है ना, ये चेक कांस्टेंट की वजह से ही आई है। जब फ्रेंड्स मैं आपको आगे चल के और भी ऑपरेटर्स पढ़ा दूंगा तब आप यहाँ पर उन ऑपरेटर्स का यूज करके और भी कई कंडीशंस बना सकते हैं। तो ये था एसक्यूएल का चेक कांस्टेंट। अब फ्रेंड्स जो अगला कांस्टेंट है हमारे पास वो है डिफॉल्ट। इस कांस्टेंट को अगर आप किसी कॉलम के साथ एक डिफॉल्ट वैल्यू देकर सेट कर देते हो और जब आप टेबल में डेटा इंसर्ट करोगे उस समय अगर उस कॉलम में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी जो आपने डिफॉल्ट सेट करी है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने कस्टमर्स नाम की टेबल बनाई है। इसके अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी कॉलम है, ठीक है, नेम एक कॉलम है, सिटी एक कॉलम है और इज एक्टिव नाम का एक कॉलम है। इनके लिए जो डेटा टाइप सेट किए गए हैं, इंटीजर इसका है, वर्क एयर इसका है और सिटी के लिए भी वर्क एयर है और इज एक्टिव के लिए मैंने बूलियन डेटा टाइप सेट करा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना क्या है आपको, कस्टमर आईडी के लिए प्राइमरी की कांस्टेंट सेट किया गया है, नेम के लिए नोट नल सेट किया गया है, लेकिन देखिए सिटी के लिए मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्टेंट यूज करा है। अब डिफॉल्ट कंस्टेंट कैसे सेट करते हैं, सबसे पहले आपको डिफॉल्ट लिख देना है, उसके बाद आप जो भी वैल्यू डिफॉल्ट उस कॉलम में भेजना चाहते हैं वो आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख दो। जैसा कि मैंने मुंबई लिखा हुआ है, तो जब मैं टेबल में डेटा इंसर्ट करूंगा और उस समय अगर मैं सिटी एंटर नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मुंबई चला जाएगा। और यहाँ पर एक मैंने बुलियन टाइप का डेटा टाइप लिया है और इसके लिए भी डिफॉल्ट कांस्टेंट सेट करा है 1। अगर मैं इज एक्टिव वाले कॉलम में भी डेटा इंसर्ट नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट 1 चला जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में करता क्या, आपके टाइम को बचाता है। जब आप टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे, अगर आपको पता है कि ये डिफॉल्ट डेटा है तो आप डिफॉल्ट सेट कर दो, वहां आपको डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही चला जाएगा। तो चलो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो टेबल बनाने के लिए कमांड था उसे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर किस डेटाबेस में टेबल बनानी है उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं यूज करके लिखता हूँ यहाँ पर कंपनी और इससे एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो ये डेटाबेस हमारे लिए सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर ये टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, टेबल बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इंसर्ट इनटू लिखा, उसके बाद मैंने कस्टमर वाली टेबल बता दी, उसके कॉलम्स बता दिए, कस्टमर आईडी, नेम, सिटी और इज एक्टिव, ये हमारे क्या हो गए, कॉलम हो गए। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ, तो कस्टमर आईडी 1 हो गया, नाम रवि शर्मा हो गया और यहाँ पर सिटी दिल्ली हो गई और यहाँ पर इज एक्टिव में मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो देखो ये वाला रिकॉर्ड तो सीधे सीधे इंसर्ट हो जाएगा टेबल के अंदर। तो एक बार मैं इसे इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक बार आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस कमांड को सेलेक्ट करा और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेबल आ चुकी है और इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको डिफॉल्ट एंट्री करके दिखाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इस वाले स्टेटमेंट को देखना, यहाँ पर इस क्वेरी के अंदर मैंने कस्टमर आईडी और नेम ही एंटर करा है, सिटी और इज एक्टिव जो था ना हमारा कॉलम, उसके लिए डाटा हमने यहाँ पर इंसर्ट नहीं करा है।
तो उसके लिए हमने डिफॉल्ट डाटा सेट कर रखा था ना, अगर कोई सिटी हम एंटर नहीं करते तो सिटी में क्या चला जाएगा, मुंबई, और कोई इज एक्टिव सेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, 1। लेकिन यहाँ पर हमने सिटी भी एंटर करा था और इज एक्टिव की वैल्यू भी सेंड करी थी, तो यहाँ पर दिल्ली और 0 चला गया था। लेकिन इस केस में क्या जाएगा, मुंबई और 1 चला जाएगा, क्योंकि ना तो हम सिटी एंटर कर रहे हैं और ना ही इज एक्टिव कॉलम के लिए डाटा एंटर कर रहे हैं। तो चलो इसे हम एक बार चलाकर देखते हैं। सेलेक्ट करा मैंने इसे और इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एक बार यहाँ सेमीकोलन लगा दूं। अब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, डेटा जा चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो सिटी के अंदर क्या आ गया है, मुंबई आ गया है और इज एक्टिव वाले कॉलम के अंदर 1 आ गया है। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज करते हुए आप कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं और जब आप उस कॉलम में वैल्यू एंटर नहीं करोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल से समझाया। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर जरूर करना और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की नई क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।